स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका कॉमर्स ज्ञान में। तो आज का हमारा टॉपिक है लायबिलिटी। तो चलिए जानते हैं लायबिलिटी के बारे में। लायबिलिटी आपकी एक ऑब्लिगेशन होती है, मतलब आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, खासकर की एक अमाउंट। मान लीजिए आपने अपने एक दोस्त से 50 रुपये उधार लिए, वो हो गई आपकी लायबिलिटी आपके दोस्त के प्रति, मतलब आप रिस्पॉन्सिबल हैं उसको पैसे देने के लिए। अब ये हो गई जनरल टर्म्स में। अब हम देखेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में लायबिलिटी क्या होती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी लायबिलिटी का सेम मतलब होता है और हमें इसे कभी ना कभी पे करना होता है। लायबिलिटी का मतलब ही होता है उधार, और उधार लिया है तो चुकाना तो पड़ेगा ही। ये डेफिनेशन फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड्स ने दी है, इसको आप बस पढ़ लीजिए। अब हम देखेंगे लायबिलिटी का सेटलमेंट कैसे करा जाता है। आप लायबिलिटी का सेटलमेंट कैसे भी कर सकते हैं, मतलब आप हो सकता है अपना असेट ट्रांसफर करें, या फिर सामने वाला आपका असेट यूज करे, आप उसे कोई सर्विस प्रोवाइड करें, या ऐसा कुछ भी जिससे इकोनॉमिक बेनिफिट मिले सामने वाले को, जिससे आपने उधार लिया है। चलिए इसे कुछ एग्जांपल्स के साथ देखते हैं। भाई, तूने जो मुझसे उधार लिया था वो कब चुकाएगा? मेरे पास पैसे नहीं हैं। पर भाई 1 साल हो गए उस बात को। मैं एक काम कर सकता हूँ। क्या? पैसे तो है नहीं मेरे पास और ना होंगे। कुछ दिन मैं तुम्हारे दुकान में काम कर लेता हूँ और जो भी पैसे मैं कमाऊंगा वो उधारी से काटते जाना। हाँ, ये सही आइडिया है। वैसे भी दुकान में एम्प्लॉयज की कमी है। बहुत बढ़िया। तो भाई यहाँ आपने देखा, मतलब उसके पास पैसे नहीं थे तो उसने उधार कैसे चुकाया? सर्विस देके। और बाकी पैसे देने में तो नॉर्मल सा है, उसमें एग्जाम्पल दिखाने की जरूरत नहीं है। और अगर वह कोई असेट देता है तो इसका मतलब यही है, मान लो जितना उसका उधार था उतने अमाउंट का उसने कुछ भी दे दिया उसको, जो क्रेडिटर को मंजूर हो कि हाँ ये चलेगा। अगर देखो 50,000 रुपये का उधार है और जिसके ऊपर उधार है वो बोलता है कि भाई मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, पर तू मेरा ये फ़ोन ले ले, ये 1 लाख रुपए का है और इसे चलाते चलाते मुझे 1 साल हो चुका है, तो तू ये रख ले। तो ये हो गया असेट के थ्रू लायबिलिटी चुकाना। अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लायबिलिटी। पहला जो पॉइंट है वो तो अभी हमने एग्जाम्पल में ही देख लिया, मतलब ये सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटी के बारे में है। यही कि आपको या तो कोई असेट देना पड़ेगा या फिर कोई सर्विस देनी पड़ेगी या फिर कोई भी इकोनॉमिक बेनिफिट देना पड़ेगा अपनी लायबिलिटी चुकाने के लिए फ्यूचर में। अब सेकेंड पॉइंट ये है कि लायबिलिटी किसके कारण होती है? कोई पास्ट ट्रांजैक्शन या फिर कोई इवेंट के कारण। मतलब आपका कोई ट्रांजैक्शन हुआ होगा पास्ट में या फिर कुछ भी इवेंट अका हुआ होगा जिसके कारण आपको लायबिलिटी आपकी अका हुई है। अब मान लो आपने पहले किसी से पैसे लिए, तो ये एक ट्रांजैक्शन है ना। ट्रांजैक्शन कैसे है? आपने उससे पैसे लिए और उसने आपका उधार बना दिया, मतलब उसके लिए उधार बन गया और आपके पास पैसे आ गए। अब फ्यूचर में आप उसको पैसे चुका देंगे, तो ये हो गया ट्रांजैक्शन कंप्लीट। मतलब पास्ट में कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ होगा या इवेंट हुआ होगा जिसके कारण हमें ये लायबिलिटी बनी है हमारी। जैसे हमने उससे पैसे लिए होंगे तो ये हो गया एक ट्रांजैक्शन। अब थर्ड पॉइंट, ये होती है हमारी ऑब्लिगेशन, मतलब हम एंटरप्राइज है और हमारी ऑब्लिगेशन है लायबिलिटी। इसका मतलब तो सीधे सीधे ऑब्लिगेशन मतलब कि हमें जो कुछ चुकाना है, हमारे सर पर एक भार है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसे हमें चुकाना है, पूरा करना है। अब फोर्थ पॉइंट है लिटिल और नो डिस्क्रिशन टू अवॉइड सेटलमेंट। डिस्क्रिशन का मतलब होता है आपका निर्णय। अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप सेटलमेंट को अवॉइड करें, मतलब कि नहीं यार हम नहीं देंगे पैसे। हो सकता है आपको लिटिल डिस्क्रिशन मिले, मतलब लिटिल पावर मिले निर्णय लेने की। जैसे कि आपके पास बिल्कुल पैसे नहीं है तो वो बोले चलो ठीक है जितना है उतना दे दो। अब फिफ्थ पॉइंट है, या तो शॉर्ट पीरियड में दिया जाता है या फिर लॉन्ग पीरियड में दिया जाता है। ये तो एक नॉर्मल सा पॉइंट है, मतलब या तो थोड़े दिन में देना है या तो ज़्यादा दिन में देना है, डिपेंड करता है कि आपने कौन सी लायबिलिटी बनाई है।
नॉन करंट लाइबिलिटी होगी तो 1 साल से आधा में देना है, और करंट लाइबिलिटी होगी तो 1 साल से अंदर देना है। अब 6th पॉइंट है कि ये कोई सी भी बोरोइंग है, कोई पर्सन से या बैंक से। और भी चीज़ें होती हैं, और भी तरीके होते हैं लोन उठाने के, जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। हाँ तो भाई इसका मतलब है आपने बोरो किया है किसी से, मतलब किसी से भी बोरो किया है, वो एक लाइबिलिटी है। तो ये थे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो काफ़ी ईजी थे। इसी को अगर आप मिक्स कर दो तो इसकी एक मीनिंग बन जाएगी, एक डेफिनेशन बन जाएगी। बस ऐसे पढ़ लोगे तो सबसे ईजी होगा। मतलब छोटे छोटे पॉइंट पढ़ लो, फिर मिला के उसकी मीनिंग बना दो, या फिर एक मीनिंग पढ़ो, उसके छोटे पॉइंट्स बनाओ, उसको आप जब डिवाइड करेंगे तो आपको ईजी पड़ेगा पढ़ने में, और आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा और आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। छोटे छोटे पॉइंट्स पे ध्यान दो, आराम से सब समझ में आता है। अब ये है टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज। जैसा कि आप देख सकते हैं 3 तरह की लाइबिलिटीज हैं, करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज और कंटिंजेंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज के नाम से ही समझ आ रहा है कि शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है ये। नॉन करंट लाइबिलिटीज के भी नाम से समझ में आ रहा है कि जो 1 साल ज़्यादा पे करने में टाइम लगे, जिसको मतलब पे करने का टाइम इंटरवल ही 1 साल से ज़्यादा हो, वो नॉन करंट लाइबिलिटीज। और कंटिंजेंट लाइबिलिटी, इसका मतलब ये कोई भी इवेंट के होने ना होने पे निर्भर करता है। चलिए इसको थोड़ा विस्तार में पढ़ा जाए। अब हम देखेंगे करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज का सीधा सीधा मतलब होता है ऐसी लाइबिलिटीज जिन्हें हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो 1 ईयर के अंदर हम पे कर देंगे, या फिर ऐसी लाइबिलिटीज जिन्हें एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो 1 साल के अंदर पे हो जाएंगी। एक्सपेक्ट क्यों करते हैं? हो सकता है पैसे ना होने के कारण या कुछ भी रीज़न से डिले हो जाए, पर माना जाता है कि 1 साल के अंदर ही निपट जाएंगी। ये है करंट लाइबिलिटीज़ के एग्जाम्पल्स, जैसे कि अकाउंट्स पेएबल, इंटरेस्ट पेएबल, बैंक ओवरड्राफ्ट्स, एक्रूड एक्सपेंसेस, शॉर्ट टर्म लोन्स और टैक्स पेएबल। अकाउंट पेएबल को अभी हम विस्तार से देखते हैं आगे। इंटरेस्ट पेएबल का मतलब होता है ऐसे इंटरेस्ट जो हमारे ऊपर आ गई है पर हमने अभी तक पे नहीं करी है, मतलब इंटरेस्ट लग चुका है, उसकी डेट भी आ गई देने की पर हमने पे नहीं करी है। अब है बैंक ओवरड्राफ्ट्स। इसका मतलब होता है एक छोटा सा लोन जो हम बैंक से लेते हैं, जिसमें हमें बैंक हमारे जितना बैलेंस है उससे ज़्यादा पैसे निकालने की छूट देता है। उसकी भी एक लिमिट होती है और वो बैंक डिसाइड करता है। अब है एक्रूड एक्सपेंसेस। इसका मतलब ये है कि हमने वो सर्विस ले ली है या फिर वो चीज़ खरीद ली है पर उसके पैसे अभी तक नहीं चुकाए हैं। जैसे मान लीजिए हमने इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं चुकाया है और बिल की डेट भी निकल गई है। जैसे हमने रेंट नहीं दिया है और उसकी डेट भी निकल गई है। अब है शॉर्ट टर्म लोन्स, मतलब सीधा किसी से उधार लिया है जो कि 1 साल के अंदर निपटाना है। अब है टैक्स पेएबल, मतलब टैक्स जमा करने का हमारे पास लाइबिलिटी आ गई है पर हमने अभी तक पे नहीं करा है। अकाउंट्स पेएबल मतलब सिंपल है, ये एक ऐसी लाइबिलिटी है जो हमने किसी सप्लायर से कुछ खरीदा तब उत्पन्न हुई है। इसमें हमें क्या करना रहता है, किसी भी सप्लायर को पैसे देने होते हैं। हमें इसका एक इनवॉइस मिलता है, यानी कि बिल मिलता है, या फिर बोल सकते हैं एक रिसिप्ट मिलती है, और उसमें लिखा रहता है कि हाँ भाई बकाया है। तो वो बकाया हमको या तो जर्नल लेजर में रिकॉर्ड करना होता है या फिर अकाउंट्स पेएबल के सब लेजर में, जैसे भी हम प्रैक्टिस अपनाए हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, ट्रेड पेएबल है ना। ट्रेड पेएबल में क्या आता है, ट्रेड पेएबल में आता है क्रेडिटर्स, है ना, बिल्स पेएबल। उसके बाद एक एक्सपेंसेस पेएबल भी होता है, मतलब जैसे कोई एक्सपेंस है जो हमने अभी तक पे नहीं करा है। एक्सपेंस मतलब खर्चा, ये एक ऐसा खर्चा है जो हमने पे नहीं करा है। अब अपने घर के ही एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया है, टेलीफोन सर्विसेज का हमारा बिल आया है, न्यूज़पेपर आता है हमारे यहाँ, तो भाई हम उसको उधारी पे ही चलाते हैं, फिर लास्ट में जाके पे करते हैं। मतलब हमने आज कंज्यूम की इलेक्ट्रिसिटी, तो हम उसका आज तो निपटारा कर नहीं रहे हैं, ना ही कल कर रहे हैं। हर महीने होता है ना इसका निपटारा। मतलब कि ये एक ऐसा अकाउंट है जो हमें पे करना है एट लास्ट ऑफ द मंथ। इसका मतलब सीधा है कि आज उसकी लाइबिलिटी है, कल उसकी लाइबिलिटी, परसों उसकी लाइबिलिटी है, मंथ एंड तक लाइबिलिटी है। जब तक हम उसको पे नहीं करते तब तक उसकी लाइबिलिटी है। बस यही होते हैं अकाउंट्स पेएबल। कंटिंजेंट लाइबिलिटीज मतलब कि ऐसी लाइबिलिटीज जिनका होना ना होना कोई ऐसे इवेंट पर डिपेंड करता है जो कि अनसर्टेन है, मतलब फिक्स ही नहीं है कि वो होगा कि नहीं होगा।
है ना। अब ऐसी चीज को रिकॉग्नाइज कैसा करा जाए, मतलब बैलेंस शीट में ऐसी चीज को कैसे दिखाया जाए। अगर आपको इसको बैलेंस शीट में दिखाना है तो इसमें दो कंडीशंस बनती है, मतलब सिर्फ ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तभी ये बैलेंस शीट में रिकॉग्नाइज किया जाएगा। वो की क्या है, आउटकम प्रोबेबल हो, मतलब कि हाँ भैया इसके ज्यादा चांसेस हो, 50% से ज्यादा चांसेस हो कि हाँ ये होने वाला है। प्रोबेबल का मतलब यही तो होता है। और दूसरी बात कि अपन अमाउंट को एस्टिमेट कर सकते हैं। अगर आप अमाउंट ही एस्टिमेट नहीं कर सकते तो आप उसमें कैसे दिखाएंगे बैलेंस शीट में कि भाई ये लायबिलिटी आ रही है हमारी, क्योंकि मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के हिसाब से तो अपन को सिर्फ वही दिखाना है जो हम मनी में मेजर कर सकते हैं। तो वही बात है कि ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तभी हम कंटिंजेंट लायबिलिटी को दिखाएंगे अपनी बैलेंस शीट में। एक तो आउटकम प्रोबेबल हो और दूसरा बैलेंस अपन मतलब अमाउंट जो है वो अपन एस्टिमेट कर सकते हैं। अब अगर मान लो अपन को पता है कि भाई होने वाला है, मतलब प्रोबेबल है, तो और लेकिन अपन को अमाउंट एस्टिमेट नहीं कर सकते, तो अपन क्या करेंगे, फिर अपन सिर्फ एक फुटनोट होता है जो बैलेंस शीट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नीचे जो फुटनोट आते हैं उसमें दिखा देंगे कि हाँ भाई ये लायबिलिटी है, ये प्रोबेबल है कि हम ये हो सकती है। ये दोनों कंडीशंस हमेशा याद रखिएगा कि दोनों को ही सेटिस्फाई होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि एक सेटिस्फाई हो रही है दूसरी नहीं हो रही तब हम उसको बैलेंस शीट में दिखा दे। अगर एक सेटिस्फाई हो रही है जो कि है आउटकम प्रोबेबल है तो हम उसको फुटनोट में दिखाएंगे, और अगर दोनों हो रही है तो बैलेंस शीट में तो आना ही आना है। मतलब कंटिंजेंट लायबिलिटी का क्या हुआ कि ऐसी कोई लायबिलिटी जो कि होगी भी या नहीं हमें नहीं पता। अब देखते हैं कंटिंजेंट लायबिलिटी का एक एग्जाम्पल में क्या हो सकता है। ऐसा कोई भी इवेंट जो अनसर्टेन है, मतलब जो होने वाला है कि नहीं होने वाला हमको नहीं पता, तो उसमें एक मान लीजिए आपका क्या हुआ, आपने एक चीज यूज कर ली जिसपे पेटेंट था, आप पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट का केस आप पे लग गया, मतलब कि आपने पेटेंट का उल्लंघन किया है, तो राइवल ने आपके ऊपर 2 लाख रुपया केस डाल दिया। अब अपन को पता है कि 2 लाख का अमाउंट है। अब अपन को ये भी पता है मान लीजिए कि ये होने ही वाला है, हम पक्का इसमें हारने वाले हैं क्योंकि हमने किया भाई उल्लंघन, तो हम हारेंगे। तो हमने क्या किया, हमको पता है कि अमाउंट कितना है 2 लाख रुपए, हमको पता है कि हम हारने वाले हैं, पक्का ये हारने वाले हैं या फिर 50% के ऊपर है कि हम हारने वाले हैं, तो हम इसको डाल देंगे बैलेंस शीट में। अब नेक्स्ट केस क्या हुआ, ये हुआ कि हमारे को पता है कि 2 लाख का केस हमारे ऊपर हो रहा है ना, पर ये प्रोबेबल नहीं है, मतलब कि हमें लग रहा है हो सकता है हम ये केस जीत जाए। तो हम क्या करेंगे, इसको फुटनोट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो फुटनोट्स होते हैं उसमें लिख देंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर मान लीजिए चलो ठीक है ये कंडीशन हो गई एक, अब उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि हमें मान लो पता ही नहीं कि 2 लाख रुपए होने वाले हैं, हमें बस इतना पता है कि हाँ ये केस चल रहा है और लॉस हो सकता है ना, केस चल रहा है, अमाउंट नहीं पता, पर पता है कि भाई ये हम हार सकते हैं, तो भी हम उसको फुटनोट पे मेंशन कर देंगे। और अगर मान लो एक रिमोट चांस है, मतलब कि ना के बराबर ही चांस है, हल्का फुल्का चांस है कि भाई ये हो सकता है, मतलब पोटेंशियल लायबिलिटी है, तो आप इसको कुछ कहीं पे मेंशन नहीं करेंगे, क्योंकि आपको जब पक्का ही नहीं है कि ये हो सकता है तो आप उसको मेंशन क्यों करेंगे। तो यहाँ होता है लायबिलिटी का टॉपिक खत्म। अगर भूल चूक से कुछ छूट गया हो तो प्लीज बताइए, आपको वो भी बता दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।